हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हम लोग का टैक्सेशन का क्लास नंबर 3 था। एक्चुअली क्लास नंबर 2 ही होना चाहिए था, बट सेकेंड क्लास में स्क्रीन ब्लैंक होने की वजह से तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स और इंडेक्सेशन वाला पोर्शन जो था वो ब्लैंक हो गया था। तो बहुत कोई हमको रिक्वेस्ट किया कि सर वापस से उसको करवा दीजिए। तो हम आप लोगों के रिक्वेस्ट के वजह से, माय डियर स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट की वजह से हम वापस से जो पोर्शन ब्लैंक हुआ था उसको वापस से हम री रिकॉर्ड किए थे। ठीक है, तो अब जो है आज हम लोग का लास्ट पोर्शन है कैपिटल गेन का। आज हम चैप्टर आप लोग को पूरा समझा देंगे, सम्स भी करवा देंगे थोड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है हम आप लोग को एमसीक्यूज, एग्जाम ओरिएंटेड जो एमसीक्यूज है वो हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोगों का ऑनलाइन बैचेस में एडमिशन बहुत आ रहा है, आप लोग भी जुड़िए हम लोग के साथ और अपना जो है एग्जाम्स का जर्नी को स्मूथ करिए और 40 आउट ऑफ 40 का जर्नी में हम लोग मेहनत करेंगे पूरा का पूरा। तो कॉस्टिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज, ये चारों का एमसीक्यूज, ईयर क्वेश्चंस, नोट्स बनाना तैयार हो चुका है, चैप्टर वाइज नोट्स देना तैयार हो चुका है। जो हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल्ड है उन लोगों को ऑलरेडी सब फैसिलिटीज मिल रहा है। सिर्फ वीडियोज ही नहीं, बट वीडियोज के साथ साथ डाउट सॉल्विंग सेशन। आप लोग में से बहुत कोई अभी ऑनलाइन क्लासेस लिए नहीं है, बट फिर भी डाउट्स है, हमसे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं वो सब का रिप्लाई देता हूं। तो जल्द से जल्द हम लोग के ऑनलाइन बैच में जुड़िए अपना जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। तो चलिए टैक्सेशन में स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में। सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट? ये मेंशन्ड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट का क्या मतलब है? देखो, हम लोग ट्रांसफर का मतलब समझते हैं कि सिर्फ सेल कर दिया तो ट्रांसफर हो गया। नहीं बाबू, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में ट्रांसफर का एक बहुत वाइड टर्म दिया हुआ है। ट्रांसफर का मतलब क्या क्या होता है देख लीजिए। ट्रांसफर का मतलब हो गया सेल, आप बेच रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी ट्रांसफर में आ जाएगा। रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, ये भी आ जाएगा ट्रांसफर में। सर रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट का मतलब, देखिए हम आप लोग के लिए एक ऐसा बुक लाए, आप लोग का क्लास 12 वाले बुक में कहीं पे भी ये मीनिंग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन देखिए जो मेरा नोट्स है उसमें आपको मीनिंग भी मिल जाएगा। रेलिंक्विशमेंट का मीनिंग यहाँ पे दे दिए, लिखवा दिए, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। देखो, relinquishment means, it means waiver, that is to surrender or to withdraw or to give up something or any right. That is, the interest of a person in a property is surrendered, but the property relinquished itself continues to exist. क्या मतलब है सर? देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट हमको मिल रहा है, मेरे कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड हमको क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं, या जॉइंट ओनरशिप था तो उसमें से एक क्या कर रहा है, वो अपना ओनरशिप सरेंडर कर दे रहा है। जैसे कि मान लो ये घर है जहां पे भी हम पढ़ा रहे, ये हम लोग 2 भाई के नाम में है। अब हम लोग में से कोई एक भाई बोलता है यार एक काम करते हैं ना, दूसरे भाई को दे देते हैं पूरा घर। तो हम क्या किए, अपना नाम हटा लिए ओनरशिप में। तो ये क्या हुआ, हम अपना नाम को सरेंडर कर दिए, तो मेरे भाई के पास चला गया पूरा एसेट, ये भी ट्रांसफर में आएगा। अब रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है अपना राइट, अपना हक, अपना अधिकार को सरेंडर कर देना और बदले में आपको कुछ मिल नहीं रहा है, इसको बोलते हैं रेलिंक्विशमेंट। लेकिन एसेट है, घर तो है, घर तो खत्म नहीं हुआ, तो घर है। ठीक है, तो घर है, बट हम अपना ओनरशिप घर से विड्रॉ कर लिए, दूसरे भाई को दे दिए, तो इसको बोला जाता है रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। फिर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन दी एसेट। एक्सटिंग्विशमेंट का क्या मतलब है? बहुत टीचर्स लोग या बहुत स्टूडेंट लोग सोचते हैं ना रेलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब सेम है। नहीं बाबू, ये मीनिंग अलग है। एक्सटिंग्विशमेंट मीन्स total destruction or annihilation or termination of a capital asset. It does not mean extinguishment of asset, but to annul the right of the holder to the asset. For example, destruction of capital asset due to civil disturbance or explosion. क्या मतलब है? देखियो, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट का मतलब है कि आप अपना अधिकार एक एसेट से हटा लिए क्योंकि वो एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे कि आपका मान लो एक प्रॉपर्टी है, अर्थक्वेक आया, वो पूरा प्रॉपर्टी खत्म, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द राइट। मतलब आपका जो एसेट है आप उससे अपना नाम हटा लिए, मतलब वो अब आपका रहा नहीं है,
और वो एसेट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखिए रेलिंक्विशमेंट में होता है आप अपना नाम हटाए बट एसेट एग्जिस्ट कर रहा है, किसी दूसरे के पास है। एक्सटिंग्विशमेंट में मतलब है आप अपना राइट, आप अपना अधिकार हटा लिए और वो एसेट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। फिर है कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर द लॉ, मतलब कोई लॉ के तहत आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ जा रहा है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, क्या मतलब है इसका? मान लीजिए मेरा एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को हम भाड़ा लगा रहे, फिर हम सोचे ना एक काम करते हैं ना, बिल्डिंग खरीद के बेचने का धंधा करते हैं। बिल्डिंग खरीदेंगे, कुछ दिन तक अपने पास रखेंगे, फिर बेच देंगे ज़्यादा दाम में। बिल्डिंग जो कि एक कैपिटल एसेट था आपका, आप उसको कन्वर्ट कर दिए हैं स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब आप अपना उसको काम बना लिए। तो जब आप कोई भी कैपिटल एसेट को अपना स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं उसको भी ट्रांसफर बोला जाता है। इसके एक और परफेक्ट एग्जांपल समझते हैं, फर्नीचर का शोरूम है, वहां पे कुछ फर्नीचर वो लोग यूज कर रहा था अपने लिए, तो जो अपने लिए यूज कर रहा था फर्नीचर ऑफिस के लिए, वो कैपिटल एसेट था क्योंकि उसको वो लोग बेचता नहीं था। बट एक दिन देखा एक काम करते, चलो जो फर्नीचर यूज करते हैं उसको बेच देते हैं, उसको भी स्टॉक में रख देते हैं, कुछ दूसरा फर्नीचर वो अपना ऑफिस के लिए लाएंगे। तो यहाँ पे जो कैपिटल एसेट जो कि उसका फर्नीचर था उसको वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, बेचने लग गया, तब ये भी हो जाएगा ट्रांसफर। ठीक है। एनी मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का जब मैच्योरिटी आ जाता है, वक्त आ जाता है रिडीम करने का, वो भी कैपिटल एसेट में आ जाएगा। एनी ट्रांजैक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर में आ रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो भी ट्रांसफर में आ जाएगा। एनी ट्रांजैक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इंजॉय और इनेबलिंग द इंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे आप इंजॉय कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वो भी ट्रांसफर में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 6 पॉइंट सब सेम ही है। 6 पॉइंट देखो, एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अलाउइंग ऑफ द पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जा रहा है जिसका आप पोजेशन अलाउ कर रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, वो भी ट्रांसफर में आएगा। एनी ट्रांजैक्शन, अब देखो क्या हो रहा है, तुम एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किए, जैसे कि एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल एक्स, तुम इसको खरीदे हो। अब एक और कंपनी था वाई, ये वाई का ओनरशिप एक्स के पास था। जब तुम एक्स को परचेस किए हो तो ऑटोमेटिकली वाई का भी ओनर तुम ही बन गए हो, तो इसको वही बोलती है एनी ट्रांजैक्शन whether by way of becoming a member or acquiring shares in a cooperative society, company or association of property, or by way of agreement or arrangement or in any other manner which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any movable property। भाई सेम मीनिंग, आप कोई चीज का मेंबर बन रहे हो या ओनर बन रहे हो और उसके बनने की वजह से आपको कोई दूसरा पोजीशन मिल जा रहा है, वो भी ट्रांसफर में आएगा। अब देखो ट्रांसफर का एग्जाम्पल्स दिए, गो थ्रू करते हैं भाई। ओके सर, गो थ्रू करते हैं। एक है लीज ऑफ माइंस और ट्रांसफर ऑफ लैंड फॉर अ सलामी और प्रीमियम। अब जब हम लोग कोलकाता में बहुत ज़्यादा सलामी भाड़ा वाला चलता है, क्या मतलब है सलामी भाड़ा वाला? मेरा घर है, अब यहाँ पे एक बाड़ी वाला है, हम क्या किए ये घर को बेचेंगे, तो ओनरशिप की तरह नहीं होता कि डायरेक्टली आप किसी को भी बेच सकते हैं। आपको पहले जो आपका लैंडलॉर्ड है उसको आपको बोलना पड़ेगा कि सर भैया मेरा ये प्रॉपर्टी है, ये मेरा बिल्डिंग है, ये मेरा फ्लैट है, हम ये फ्लैट को बेचना चाह रहे हैं, तो वो परमिशन दे देगा कि ठीक है आप बेच दीजिए, हम नाम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको वही बोलते हैं कि ट्रांसफर कर रहे हैं हम अपना प्रॉपर्टी किसी और को, बदले में हमको सलामी और प्रीमियम मिल रहा है। सलामी और प्रीमियम एक तरह का बोल सकते हैं सेल प्राइस मिल रहा है, हमको प्राइस मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है। माइंस को भी लीज में दे सकते हैं, लीज होता है ना, माइंस जो खदान होता है तो वो लीज में दिया जाता है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन टू अ फर्म, कोई पर्सन जो है कोई पर्सन एक फर्म को कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, वो भी ट्रांसफर ऑफ एसेट में आ जाएगा।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म था, अब वो फर्म डिसॉल्व हो रहा है, बंद हो रहा है। तो जब बंद हो रहा है तो जितना भी कैपिटल एसेट है, फर्नीचर, बिल्डिंग, गोल्ड, शेयर्स, वो सब आपस में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा है, तो ये भी ट्रांसफर के आ जाएगा। मान लो ए और बी पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। अब वो पार्टनरशिप फर्म अब बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो जब ये फर्म डिसॉल्व हो रहा है या बंद हो रहा है तो जो भी एसेट है इस फर्म के पास वो सब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये लोग दोनों आपस में ले लेगा। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन, ये भी ट्रांसफर में आता है। प्रोप्राइटरी बिजनेस टेकन ओवर बाय अ फर्म, एक सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है, अब उसको कन्वर्ट कर रहा है, कोई पार्टनरशिप अपने अंडर में ले रहा है, तो ये भी ट्रांसफर में आ जाएगा। रीपरचेज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कोई म्यूचुअल फंड यूनिट को या यूटीआई का यूनिट को आप रीपरचेज कर रहे हैं, वापस से परचेज कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी बाय इंटेलिंग पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार शेयर होल्डर्स के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स चला गया है, अब हम शेयर होल्डर्स लोग को पैसा देकर शेयर्स को कम कर रहे हैं, हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी बाय मेकिंग पेमेंट टू द शेयर होल्डर, ये भी ट्रांसफर में आ जाएगा, ये भी ट्रांसफर में आ जाएगा। तो ठीक है, जनरल एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर पढ़ लिए। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो कि ट्रांसफर में नहीं आता है, जैसे कि कोई कंपनी बंद हो रहा है और उसका शेयर होल्डर्स लोग को एसेट्स मिल रहा है, तो ये ट्रांसफर में नहीं आएगा। पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में ट्रांसफर में आ रहा था अगर पार्टनर्स लोग को मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म बंद होने से, लेकिन कंपनी में ये फैसिलिटी नहीं है। एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस डिवाइड हो रहा है और जो भी एसेट है वो सब मेंबर्स लोग में आपस में बट रहा है, ये भी ट्रांसफर में ट्रीट नहीं किया जाएगा। कोई भी आप कैपिटल एसेट गिफ्ट कर रहे हैं या विल कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं जो कि इररिवोकेबल है, मतलब आप उसको वापस नहीं ले सकते, वो भी ट्रांसफर में नहीं आएगा। जैसे कि अभी देखो वक्फ का मामला बहुत छाया हुआ है, कोई इंसान अगर वक्फ कर देता है कोई प्रॉपर्टी को, कोई मुस्लिम अपना प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को डोनेट कर दिया, तो वो ट्रांसफर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इररिवोकेबल, आप वापस नहीं ले सकते ये चीज। समझ में आ रहा है? कोई इंडियन कंपनी कोई भी कैपिटल एसेट एक कंपनी कोई फॉरेन कंपनी अपने इंडियन सब्सिडरी को ट्रांसफर कर रहा है, या कोई इंडियन कंपनी कोई कैपिटल एसेट अपने फॉरेन सब्सिडरी को ट्रांसफर कर रहा है, ये दोनों ही ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। क्या मतलब है? देखो रेडमी एक फॉरेन कंपनी है, मान लो रेडमी जो है माइक्रोमैक्स को परचेज कर लिया, तो माइक्रोमैक्स जो है ये सब्सिडरी कंपनी होगी रेडमी का, मतलब ये रेडमी के अंडर में है। अब रेडमी कोई भी एसेट माइक्रोमैक्स को ट्रांसफर कर रहा है तो वो ट्रांसफर में काउंट नहीं होगा। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ कंपनी टू इट्स होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी, कोई कंपनी अपना इंडियन सब्सिडरी को ट्रांसफर कर रहा है तो वो ट्रांसफर में नहीं आएगा। उसी तरह एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ होली सब्सिडरी कंपनी टू द इंडियन होल्डिंग कंपनी, क्या मतलब है? अगर उल्टा हो गया, रेडमी अगर माइक्रोमैक्स को परचेज कर रहा है तो रेडमी कुछ कैपिटल एसेट दे रहा है माइक्रोमैक्स को, वो ट्रांसफर में नहीं आएगा। उसी तरह मान लो अगर माइक्रोमैक्स रेडमी को परचेज कर ले रहा है तो रेडमी जो है वो माइक्रोमैक्स का सब्सिडरी कंपनी हो जाएगा। तो माइक्रोमैक्स भी अगर कोई चीज़ ट्रांसफर करेगा रेडमी को तो भी वो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, बस इतना याद रखना है, तो बहुत सारा उतना सब। तो कोई भी ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड कर रहे हो 1 मार्च 1970 से पहले किए हो, कैपिटल एसेट में नहीं है वो। कोई भी आप कैपिटल एसेट या वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल या साइंटिफिक कलेक्शन या कोई बुक्स या कोई पेंटिंग कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या नेशनल म्यूजियम को दे रहे हो, वो भी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में नहीं काउंट होगा। समझ में आ रहा बात? तो ये सबको गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो होपफुली आपको ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट क्लियर हो गया होगा। जो क्लियर नहीं हुआ होगा तो भाई मेरा नंबर ऑलरेडी आप लोग के लिए हमेशा 8334835908, ये नंबर आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल है। टेक्स्ट करिए, अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए और हम लोगों के ऑनलाइन बैचेस में
ज्वाइन करिए, ठीक है। फीस इज़ वेरी मिनिमम, 2500 फॉर ऑल दी कॉमर्स सब्जेक्ट फॉर 6 मंथ्स। अगर ऑफलाइन क्लासेस करिएगा पर सब्जेक्ट का 500 रुपये महीना है, 4 सब्जेक्ट का तो 1000-2000 रुपये एक महीना में ले लेगा, और हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं 2500 में, ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए, कोई भी बच्चा प्रॉब्लम में ना पड़े, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है कि सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा, तो आपके पास आफ्टर 6 मंथ्स एग्ज़ाम के वक्त अगर हम सिलेबस नहीं कंप्लीट करवा पाए सही से, आपका पूरा 2500 रिफंड हो जाएगा, पूरा आपको पैसा वापस दे देंगे। अगर हम आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाए तो फुल रिफंडेबल। या फिर अगर कोई भी स्टूडेंट फेल कर गया हमसे पढ़ने के बाद, तो भी उसका पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है, वीडियो में ऑनलाइन बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट सर हम लोग आते हैं सम्स की तरफ, ठीक है ना। सम्स की तरफ, ये सम सॉल्व है बट हम लोग सॉल्व आउट नहीं देखेंगे, हम लोग इसको अनसॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सॉल्व किया हुआ ही है। अच्छा चलिए पहले इसको आप लोग सोल्यूशन मत देखिए, ठीक है ना। सोल्यूशन देख लिया तो फिर हमको मज़ा नहीं आएगा, सोल्यूशन आपको नहीं देखना है, आपको सोल्यूशन देखने का ज़रूरत नहीं, हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को। सो प्लीज़ सोल्यूशन मत देखिए, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, सोल्यूशन मत देखिए। एक ही बस सम सॉल्व किया हुआ, बाकी कुछ और सॉल्व नहीं किया हुआ, बाकी सब अनसॉल्व है। तो ये एक तो ही सॉल्व किया हुआ है, इसको हम एक दे रहे। आप सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें ना, समझाने का काम मेरा है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, समझाने का काम मेरा है, सॉल्व करवाने का काम मेरा है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। ए परचेजेज अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 4th April 2007 फॉर ₹4 लाख, ठीक है सर। कॉस्ट प्राइस है 2007 में 4 लाख। 4th April 2007 का मतलब क्या, कौन सा ईयर हो गया ये? 4th April 2007 का मतलब ये कौन सा ईयर हो गया? ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 2007-8, है ना, 2007-8। इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, अब 5th मई में 3 लाख रुपया खर्च हो रहा है। तो 5th मई का मतलब ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? ये हो गया सर आपका 2015-16। परचेज किए थे 2007-8 में, इम्प्रूवमेंट हुआ 2015-16 में। खरीदे थे 4 लाख में, बेचे हैं 3 लाख में। ही सोल्ड दी हाउस, अब ये बेच रहा है 12 अगस्त 2019 में। कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? 2019-20। कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? 2019-20। कितना में बेचा है? 150 लाख। 150 लाख का मतलब है 1.5 खोका, 1.5 CR। बेचने में ब्रोकरी लिया है 2%। बोला कॉम्प्यूट कैपिटल गेन्स, क्या बोला है? कॉम्प्यूट कैपिटल गेन्स। हम आप लोग को फिर एक बार बताना चाह रहे हैं, पिछला 10 ईयर्स में बाबू कभी भी कैपिटल गेन का सम्स आज तक एग्जाम में नहीं दिया, बट हाँ कैपिटल गेन का फॉर्मेट या फॉर्मूला या कैलकुलेशंस का ये सब चीज़ भी कभी आज तक बुक में नहीं रहता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आया है ना, आप लोग जो फर्स्ट बैच हो, जो न्यू सिलेबस में आप लोग जो कर रहे हैं 2024 में जो ये हुआ है, तो आप लोग तो लेटेस्ट सिलेबस वाले हो। तो लेटेस्ट सिलेबस में ना बुक्स में देख रहे हैं सम्स का फॉर्मेट को दे दिया, सम्स नहीं दिया, फॉर्मेट दे दिया। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर सम्स आ गया तो एकदम इजी सम्स, एकदम हलवा सम्स है, तो कर लेते हैं 2-3 तो, 1-2 तो ही समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इन केस अगर MCQs में आ गया तो आप लोग फ्री हैंड है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। बीकॉम में आने वाला है, आप बीकॉम का पढ़ाई थोड़ा अभी कर लिए, फिर CA का प्रिपरेशन करने वाले आप लोग, CA, CMA, CS, उसमें ये काम आ जाएगा, वेस्ट तो नहीं होगा। और कोई इतना बहुत हार्ड भी नहीं है कि सर 1 महीना आप हम लोग का वेस्ट कर दे। बाबू 1 क्लास का बात है, 1 क्लास में पूरा आपको समझा देंगे हम, ठीक है। तो और अगर नहीं आया तो वेल एंड फाइन, आ गया तो आप लोग पहले ही आप लोग सीख के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का टाइम बचाने के लिए हम फॉर्मेट भी बना के, बोले अब क्या क्या करेंगे, हम फॉर्मेट भी बना के रखे ताकि आप लोग का टाइम बच जाए। तो याद होगा, अब ये वाला हम रिपीट नहीं करेंगे, ऑलरेडी बाबू हम पहले आप लोग को पूरा
एक्सप्लेन कर दिए थे, समझा दिए थे बाबू फॉर्मेट कैसे होगा। तो अभी हमको ये मत बोलना कि सर कैसे होगा, देख रहे हो ना कैपिटल गेन्स का, इंडेक्सेशन का फॉर्मूला, ये सब ऑलरेडी हम आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है ना भाई। तो आप जो नहीं देखा है थर्ड वाला वीडियो जाके देखिए और समझिए, ठीक है, उसको फिर से वापस से रिपीट नहीं करेंगे अभी। तो देखिए परचेज हुए 2007 में, बेच रहे 2019 में, मतलब 12 साल बाद। तो सर ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? सर ये लॉन्ग टर्म होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि 24 महीने से ज़्यादा रहने से तो लॉन्ग टर्म है, ये तो 12 साल है, तो ये तो लॉन्ग टर्म ही होगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ मिस्टर जो भी है फॉर द असेसमेंट ईयर लिख लेना है, फॉर द रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर जो भी है, ठीक है ना। आप लोगों को तो एमसीक्यू रहेगा तो फॉर्मेट में उतना घुसना नहीं है, बट इन केस फॉर्मेट देखना है तो देख लीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द हेड कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, ये फॉर्मेट। चले बात है, सबसे पहले हम लोग को लिखना है सेल प्राइस। क्या लिखेंगे? सेल प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इतना लंबा लिखने का ज़रूरत नहीं है आप लोग को फॉर्मेट में, सिंपल सा सेल प्राइस। सेल प्राइस बाबू कितना में खरीदे है, इसके सॉरी कितना में बेचे सर? 1.5 करोड़ में बेचे हैं, 1.5 करोड़ में बेचे हैं, माइनस सेल प्राइस लेस, सबसे पहले क्या माइनस होगा? ब्रोकेज, क्योंकि ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है। ब्रोकेज 2% ऑन 1.5 लाख, 1.5 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ के ऊपर 2%, 1.5 करोड़ का 2% कितना होता है सर? 3 लाख रुपया। हाउ मच? 3 लाख रुपया ब्रोकरी। और आगे 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 दूसरा हम लोग माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दूसरा हम लोग क्या माइनस करते हैं? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का फॉर्मूला था एक, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला ये था, ये 2001 के बाद परचेज हुआ है तो इसका फॉर्मूला था परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना है? 4 लाख डिवाइडेड बाय जो अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर में लिया है उस फाइनेंशियल ईयर का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है, और जो फाइनेंशियल ईयर में सेल हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है। तो 2007-8 में परचेज हुआ है तो 2007-8 का लिखेंगे। 2007-8 का है 129, कितना है? 129। 2019-20 में बेचा है तो उसका है 289, 129 289। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 129 इंटू 289, तो कितना आ रहा है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख डिवाइडेड बाय 129 इंटू 289 आ रहा है 8,96,124, 8,96,124। तीसरा है, तीसरा क्या माइनस होता है? सेल प्राइस से ब्रोकरी माइनस होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस होता है, फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब है हम जो एसेट खरीदे उसके ऊपर कुछ खर्च किए थे, हाँ सर 3 लाख रुपए तो खर्च किए थे। अब ये 3 लाख 2015 में था, 2015-16 में, 2019-20 में उसका क्या वैल्यू होगा? तो सर देख लिए इसका भी 3 लाख 19-20 में तो 289 है, डिवाइडेड बाय 2015-16 में क्या वैल्यू है?
2015-16 में इसका वैल्यू है 254, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 254 निकालिए। देख रहे हो मेरे बेटे के चिल्लाने का आवाज़ आप लोग फिर से, जब भी हम चिल्ला कर पढ़ाते हैं तो उसको लगता है कि आई एम कन्वर्जिंग विथ हिम, मतलब हम उससे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जैसे चिल्लाते वो भी चिल्लाने लग जाते हैं। इस 9 months नाउ 3,41,000 339 अब देखो ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो, 3 लाख प्लस 8,96,124 प्लस 3,41,339, तीनों का ऐड किया आ गया है 15,37,463। इसको थोड़ा छोटा करेंगे उस साइड में, फिर आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देख ये तीनों का ऐड करके इतना आया है। अब 1.5 करोड़ से इसको माइनस करना है। तो आ रहा है 1,62,537, ये आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है सर, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, ये आया है विथ इंडेक्सेशन, मतलब हम लोग इंडेक्सेशन का बेनिफिट उठाए हैं तो ये आया है। हम आप लोग को बताए थे विदाउट इंडेक्सेशन भी किया जा सकता है ना। इंडेक्सेशन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाले, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विथ इंडेक्सेशन। इसके ऊपर अगर आपको टैक्स देना है तो ये अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना, 20%। अब देखो बोला तो नहीं है कैलकुलेट करने, बट अगर बोलता कि बोलो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अगर बोलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना देना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको इंडेक्सेशन यूज किए हैं तो 1,34,62,537 के ऊपर 20% पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको 20% पे करना पड़ेगा। 1,34,62,537 के ऊपर 20%, जो कि आ रहा है रुपीज 26,92,507। बोला नहीं है, हम आप लोग को एक्स्ट्रा करा दे रहे हैं, ठीक है। बस सिंपल सर 20% आ गया विथ इंडेक्सेशन। सर इसी सम्स को हम लोग अभी करेंगे दोबारा से, अगर इंडेक्सेशन का फायदा नहीं उठा रहे हैं। बोला विदाउट इंडेक्सेशन कितना होगा, तो देख लो विदाउट इंडेक्सेशन सेम सम्स कैसे बनेगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना भाई। ये तो एकदम हलवा है, एकदम हलवा है, एकदम ईजी है ये। इसमें तो फिर भी फॉर्मूला लगा, इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने का दरकार ही नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं लगेगा। सेम सम्स को देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। बस इंडेक्स कॉस्ट की जगह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर कितना में खरीदे थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 4 लाख, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 3 लाख, तो बस डायरेक्ट प्राइस लिख दिए 4, 3। तो टोटल कितना हो गया, 3, 3, 6 और 4 10 लाख, तो बस 10 लाख रुपया माइनस हो जाएगा, तो बच गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 1,40,00,000। कितना हो गया, 1,40,00,000 हो गया, खत्म। ये हो गया विदाउट इंडेक्सेशन। अब अगर इसमें बोलेगा आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो अगर विदाउट इंडेक्सेशन आप कर रहे हैं तो 1,40,00,000 रुपया के ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट जो है
जो कि आ रहा है 17,50,000, 17,50,000, 17.5 लाख रुपया। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। कॉपी भी करते रहिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो जो पेड है उन लोगों के पास तो ड्राइव का एक्सेस है, तो ये आपको हम अपना ड्राइव दिखाते हैं। इसे दिखाना नहीं चाहिए, फिर भी हम दिखा दे रहे। चलिए, ताकि जो पेड स्टूडेंट लोग एंजॉय कर रहा है फैसिलिटीज़, वो आप लोग भी देख सकते हैं। पूरा नोट्स कंपाइल्ड करके ड्राइव में अपलोड किया गया है, और जो भी पेड स्टूडेंट्स है वो सब के पास इसका लिंक है। देखिए, इसमें आपको जो 4 मेन सब्जेक्ट्स है आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। सेमेस्टर 3 में आप लोग अभी है। इको, BSTD, कॉस्ट एंड टैक्स, अकाउंट्स। अब देखिए इसमें है क्या, अकाउंट्स में देखिए, जैसे अभी हम लोग 2 चैप्टर का मेरा कंप्लीट हुआ है, PL अप्रोप्रिएशन एंड गुडविल का बनाना है, तो PL अप्रोप्रिएशन का खोल के देखते हैं। सम्स, MCQ, नोट्स आपको मिल जाएगा उससे रिलेटेड, मतलब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से हम जो लिखवा रहे हैं वो सब आपको मिल जाएगा। सम्स आपको मिल जाएगा। सम्स में देख रहे हैं अलग अलग सम्स है, अलग अलग टाइप का प्रैक्टिस का, होमवर्क का, सब इसमें मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंटली जो मेन चीज़ में जो हम लोग का एग्जाम में आएगा वो है MCQ। तो MCQ किस तरह का मेरे पास देख लीजिए आप लोग। MCQ में एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम चुन के, कोई भी बुक में कोई भी एक जगह में है नहीं, हम लोग क्या करते हैं अलग अलग क्वेश्चन, मतलब जो है 2000, देखिए ये मेरा खुद का हाथ का लिखा है बच्चे लोगों को, 2025 से लेके 15 तक। अब ये ऐड ऑन होते रहेगा, देख रहे PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जितना भी क्वेश्चन है ये सब हम लिखवाए हैं। लिखवाने के बाद हम संगे संग सॉल्व नहीं करवाए हैं, क्योंकि तब क्या होगा ना, आप खुद से कैसे करिएगा। हम क्या किए, एंड में एक बुक में जैसे आंसर की रहता है ना, वैसे आंसर की टाइप में हम बना के दे दिए बच्चे लोगों को। देखिए ये हम लोग का आंसर की 2025 का, 2024 का क्या है, 2023 का क्या है, 22 का, 19 का, 18 का, सब का ये मिल गया आपको MCQ। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या फैसिलिटी देते हैं सर, आप देखिए इसके साथ साथ हम और 2 MCQ और देंगे आप लोगों को, मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं देंगे, 2-3 सेट ऑफ MCQ हम और देते हैं। अब वो क्या रहता है 2-3 सेट, एक रहेगा एकदम स्टैंडर्ड, मतलब जो मीडियम टाइप क्वेश्चंस है, जो प्रोबेबल है, ठीक है ना, जो मीडियम टाइप क्वेश्चंस है, जो प्रोबेबल है एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ये सब MCQs PL अप्रोप्रिएशन का, तब जाके बच्चा लोग जो है सभी जो है इसको सॉल्व कर पाए, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे। मतलब स्टैंडर्ड एंड में आपको आंसर भी मिल जाएगा इसका। और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला रहेगा, मतलब इतना MCQs रहेगा, इतना सब सजेशंस भी एग्जाम के वक्त मिलेगा आपको कि आप इसको ही करिएगा, आपका 40 में 40 गारंटीड है। देख रहे, फिर ये एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन है, 200-300 क्वेश्चन MCQs का, उसमें आंसर की भी रहेगा आपका, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, केस स्टडी रहेगा, मैच द कॉलम रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, एवरीथिंग आपको मिलेगा। तो आप लोग हम लोग के बैच में इनरोल होइए, ठीक है ना, हम लोग के बैच में इनरोल होइए, ताकि ये सब फैसिलिटी आपको मिले। सिर्फ वीडियोस देख के आप समझ तो जाइएगा, आप पास भी हो जाइएगा, बट आपको गाइड करने वाला कोई चाहिए, आपको नोट्स देने वाला चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा एट अ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। प्लस 24 आवर्स आपका पास एक्सेस रहेगा वो सब वीडियोस का, नोट्स का, आप उसको प्रिंट करवा के आराम से पढ़िए, ठीक है। बट भाई कोई टीचर्स लोग को दे नहीं देना, आप फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। टीचर्स लोग खुद आप अपने मेहनत से बनाइए ना, आप क्यों मेरा नोट्स लेकर कोई दूसरे बच्चे को बांटिएगा, और वो भी अपने नाम से। बहुत सारे टीचर लोग ऐसे करते हैं, वाटर मार्क हटा के अपना नाम लिख के दे दिया। भाई देखो, हम रहे या कोई और टीचर रहे, हम लोग नोट्स बुक से ही बनाते हैं, मेरा भी नोट्स बुक का ही बना हुआ है। हम खुद से बैठ के तो अपना दिमाग लगा के MCQs नहीं ये कर रहे, बुक से ही कर रहे हैं, बट उस बुक से बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है। कौन सा क्वेश्चन देना है, ईयर क्वेश्चन में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है।
सकता, मतलब आप देख रहे हो हैंड रिटन है। तो प्लीज़ कोई टीचर्स को आप अपना मत दे दीजिए ताकि वो पूरा अपने नाम से वायरल कर दे। बहुत मेहनत लगता है ये सब बनाने में, रात का 2, ढाई, 3 बज जाता है। 11 बजे क्लास लेने के आने के बाद भी 3-3 घंटा लगता है ये सब बनाने में। तो प्लीज़ आप लोग बच्चे लोग रखिए, इसीलिए ये सब पेड बैच के लिए, ठीक है। तो पेड बैच वाले लोग भी आप लोग ये किसी के साथ शेयर मत करिए। तो पहला जो चैप्टर होगा उसका तो हम सबको ही दे देंगे, वो ओपन रहेगा, बट वो सेकेंड चैप्टर से ऑनवर्ड्स वो सब सिर्फ पेड बैच वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो चलिए ये वाला सम्स हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं एक और क्वेश्चन, थोड़ा बढ़ते हैं दूसरा। चलिए, ऑन 23 दिसंबर 2019, कौन सा ईयर हो गया ये, 2019-20, एक्स गोल्ड परचेज सेल करता है कितना में, 2,60,000 में सेल प्राइस। ही एक्वायर्ड द गोल्ड ऑन, ये लिया है 2028 अगस्त 2000 में, जो कि है 2000 एंड 2001 का फाइनेंशियल ईयर। उस वक्त में इसका वैल्यू कितना में परचेज किया था, 40,000 में। फेयर मार्केट वैल्यू जो 1 अप्रैल 2001 में जो था वो था 36,000, ठीक है। उनको बोला कैपिटल गेन निकालो, चलो देखते हैं, इजी है बाबू, निकलेगा बाबू, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। 10 मिनट्स। चलिए, अब देखिए हम लोग आते हैं, ठीक है, करते हैं। इसको कब बेचे, कितना में बेचे, 2,60,000, सेल प्राइस इज 2,60,000। बेचने में कोई ब्रोकरी लगा, नो। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब देखिए ये परचेज हुआ है 1 अप्रैल 2001 से पहले। तो जब 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज हुआ है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से कोई भी एक को लिखेंगे। चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 2001 एंड 2, जो कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2001 एंड 2 का है 100, इनटू कौन सा ईयर में सेल किया, 2019-20, तो 2019-20 का 289। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो परचेज किया 40,000 में, इंडेक्स कॉस्ट 2001 का 100 इंटू 289, तो कितना आ रहा है भाई, 1,15,600। कोई ब्रोकरी नहीं, कोई इंप्रूवमेंट का कॉस्ट नहीं, तो यहाँ पे आ गया 1,15,600। तो देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 289 था। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ झमेला हुआ नहीं है, ये आराम से आप लिख दिए 600, 1,15,600, 2,60,000 से माइनस कीजिए, आया 1,44,400, 1,44,400 आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना। अब देखिए फिर से हम वापस से रिपीट नहीं करेंगे, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि सर जब भी आपका एसेट जो परचेस कर रहे हैं आप 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, जैसे ये क्वेश्चन में देखिए परचेज हो रहा है कब, 28 अगस्त 2000 में, तो 1 अप्रैल 2001 से पहले हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला है फेयर मार्केट वैल्यू और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 40,000,
सॉरी 36,000, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 40,000, तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 40,000 लिए, डिवाइडेड बाय जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली था, फॉर्मूला में क्या था, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ 2001-2 इनटू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2001-2 वो है 100, देखो 100, और 2019-20 का 289, तो बस वैसे करके निकाल दिए, आ गया इतना अमाउंट, 40,000 का इतना आ गया, माइनस किए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसी को अगर हम बोलेंगे नहीं इंडेक्सेशन के विदाउट करो, तो इंडेक्सेशन के विदाउट करना है तब तो और इजी है भाई। अगर आप इंडेक्सेशन के विदाउट कर रहे हैं तो भाई कॉस्ट प्राइस कितना है, ब्रोकरी है नहीं, इंप्रूवमेंट है नहीं, 40,000 में खरीदे 2,60,000 माइनस 40,000 बच रहा है 2,20,000, बस हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यही है। क्लियर हुआ? एनी डाउट, कोई भी डाउट है हमसे एकदम बेझिझक आप लोग पूछ लीजिए, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया है। अब एक क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, ये 2 सम्स हम बना दिए हैं, एक आप लोग खुद से बनाइएगा भाई लोग, ठीक है। एक आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन को खुद से बनाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो करना है करिए। 2 है एक्चुअली, ये 2 शेयर्स है, एक बिल्डिंग है और एक जो है शेयर्स है। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल प्रोसीड्स, मतलब सेल प्राइस, परचेज प्राइस, कौन सा दिन बिका है, कौन सा दिन खरीदा है, सब दिया हुआ है। तो पहले आप बिल्डिंग का बनाइएगा, फिर आप शेयर्स का बनाइएगा। बनाकर मेरे नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिए, हम बता देंगे सही है या गलत, ठीक है ना। देखो ये भी लॉन्ग टर्म है, ये भी लॉन्ग टर्म है, 2020 है, ठीक है 2020 है। तो हम लोग ये वाला क्लास को यहीं पे करते हैं ऑफ। कोई भी डाउट है हमसे पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे अभी से हम बता दे रहे हैं, कैपिटल में क्या करेंगे अभी से हम आप लोग को बता दे रहे हैं भाई। देखिए ये सब देख रहे हैं, इलस्ट्रेशंस, कौन सा कैपिटल एसेट है नहीं है, ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट हम आप लोगों को एमसीक्यूज देंगे इससे रिलेटेड। ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यूज तो सॉल्व ही कर लेंगे, और अदर देन दैट 2 सेट्स ऑफ एमसीक्यूज हम आप लोग को देंगे, ठीक है। वो दोनों सेट्स ऑफ एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व करिए, एक एक में लगभग 100 150 है, अलग अलग टाइप का वेराइटीज है, उसमें से कुछ डाउट होगा फिर हमसे आप लोग पूछिएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, एक थोड़ा यहाँ पे आपको जलवा दिखाई देते हैं क्या करने वाले नेक्स्ट क्लास। देखो ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसेट्स विच आर कैपिटल एसेट। इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट्स है बताइए। अ ड्वेलिंग हाउस यूज्ड बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, अपने रहने के लिए घर, क्या ये कैपिटल एसेट है? हाँ सर ये कैपिटल एसेट है। हाउस होल्ड फर्नीचर, नहीं सर ये आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट है, ये है आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट, नॉट अ कैपिटल एसेट, ये है आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट। मोटर कार हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, ये भी सेम पर्सनल इफेक्ट वाला गुड्स है। ज्वेलरी, हाँ सर ये कैपिटल एसेट है। स्टॉक इन ट्रेड, नहीं सर ये कैपिटल एसेट नहीं है। रूट परमिट, हाँ सर ये कैपिटल एसेट है। बस इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ में? ऐसे बहुत सारा सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए ड्वेलिंग हाउस सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए कैपिटल एसेट है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाउस होल्ड फर्नीचर कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल इफेक्ट का सामान है। मोटर कार हेल्ड फॉर पर्सनल यूज कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल यूज का सामान है। ज्वेलरी, हाँ सर ये पर्सनल यूज का सामान है, बट ये कैपिटल एसेट है बिकॉज आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट से इसको हम लोग गायब कर दिए। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, बिजनेस गुड्स है। रूट परमिट, हाँ सर कैपिटल एसेट है, समझ में? तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा, सिंपल लिखा हुआ ये आपको याद रखना है, तो हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। चलिए क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। माय सन इज क्राइंग अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।